गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध की समाप्ति के कारण और विश्व व्यवस्था पर इसका प्रभाव। हमने पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में देखा कि किस प्रकार शीत युद्ध दोनों महाशक्तियों के बीच में एक वैचारिक संघर्ष के रूप में प्रचलित रहा। किस प्रकार शीत युद्ध ने पूरे विश्व को दो खेमों में बांट दिया। किस प्रकार शीत युद्ध ने पूरे विश्व को एक सैनिक प्रतिस्पर्धा, हथियारों की दौड़ और एक भय और अविश्वास के वातावरण में लाके खड़ा कर दिया था। बीच में ऐसी स्थिति आई थी जब हमें ऐसा लगने लगा था कि शायद शीत युद्ध शिथिल हो गया है, शायद शीत युद्ध समाप्त हो गया है। परंतु 1985 में शीत युद्ध पुनः अपने परवान पर चढ़ा और जिसे हम दूसरा शीत युद्ध कहते हैं। परंतु कुछ ही समय बाद ये शीत युद्ध 1990-91 में आकर के पूरी तरह समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, अवसान की ओर चला जाता है। इसके पीछे कुछ विशिष्ट कारण जिम्मेदार हैं, जिनमें पहला कारण है सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का व्यक्तित्व और उनकी नीतियां। मार्च 1985 में सोवियत संघ की बागडोर मिखाइल गोर्बाचोव के हाथों में आती है। जिस प्रकार इतिहास स्टालिन को शीत युद्ध को जन्म देने वाले के रूप में याद करता है, उसी प्रकार इतिहास मिखाइल गोर्बाचोव को शीत युद्ध को समाप्त करने वाले के रूप में याद करेगा, करता है और करता रहेगा। गोर्बाचोव ने जो लोहे की दीवार का आवरण था, जिसके अंदर सोवियत संघ बंद था, उस बंद दरवाजे को, उस बंद खिड़कियों को खोल दिया। उन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक परमाणु मुक्त, हिंसा मुक्त, समस्या रहित विश्व की संकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने दिसंबर 1987 में INF संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कम और मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने का प्रावधान था। उन्होंने शस्त्रों और सेनाओं में एक तरफा कटौती की घोषणा की। उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में ग्लासनोस्त यानी पुनर्गठन और पेरेस्ट्रोइका यानी खुलेपन की नीतियों को स्वीकार किया। गोर्बाचोव के नेतृत्व में सोवियत संघ ने एक समझौतावादी राजनय का आश्रय लिया। उन्होंने पूरी विश्व राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। पूर्वी यूरोप के देश जो स्वतंत्रता और लोकतंत्र का समर्थन कर रहे थे, उन्हें पूरा समर्थन गोर्बाचोव ने दिया। संयुक्त जर्मनी को नाटो की सदस्यता उन्होंने स्वीकार कर ली। वारसा पैक्ट को उन्होंने भंग करने का निर्णय ले लिया, जिससे जर्मनी के लोग उनसे बहुत अभिभूत हुए। दूसरा जो कारण है वो है सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियां। सोवियत संघ 15 देशों का एक संघ था, जिसमें रूस एक प्रमुख शक्ति के रूप में कह सकते हैं, एक प्रमुख उत्पादक देश कह सकते हैं, एक राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रक देश के रूप में हम उसकी बात कर सकते हैं। परंतु जो अन्य देश थे, जो अन्य जो 14 साथी थे, उनके साथ उसका इतना अच्छा तालमेल नहीं बन पा रहा था। इसके साथ साथ उत्पादक राष्ट्र के रूप में रूस जो कुछ उत्पन्न कर रहा था, वह उसके 14 साथियों की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा था। दूसरी ओर अमेरिका के साथ जो वैचारिक संघर्ष था, शीत युद्ध था, उस शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा में, आर्थिक, सैनिक और शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा में सोवियत संघ ने पानी की तरह पैसा बहाया और उस कह सकते हैं हम लोग, उसके बहुत अधिक खर्चे के कारण, बहुत अधिक धन के अपव्यय के कारण
सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होती चली गई। जहां 1970 में 70 से 85 की अवधि में 10% वार्षिक वृद्धि घट गई सोवियत संघ की। सोवियत संघ का जो निर्यात अंश था वो 22% से घट करके 14% पर आ गया। प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो 15 क्विंटल गेहूं या 3 मीट्रिक टन अंगूर का था, वो अब 1/3 भी नहीं रह गया। उपभोक्ता क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति बहुत धीमी पड़ गई। कोयला खानों में श्रमिकों की लंबी हड़तालें शुरू हो गईं और इन सब कारणों से सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। सोवियत संघ के लिए अब ये बड़ा मुश्किल था कि इस घोर आर्थिक संकट में वो अपने 14 साथियों को अपने साथ बरकरार रख पाए, उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर पाए। तो मैं यूँ कहूँ कि अगर सोवियत संघ बिखराव की तरफ बढ़ रहा था, तो निश्चित ही शीत युद्ध का अंत दिखाई दे रहा था। इसके अंतर्गत अपन कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अफगानिस्तान में 1979 में जब सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया, तो सोवियत विदेश मंत्री बता रहे हैं कि लगभग 60 अरब रूबल अफगानिस्तान को मैनेज करने में खर्चा करना पड़ा। इसी तरह से चीन के साथ जो झमेले सोवियत संघ के हुए, उसमें 2 अरब रूबल खर्च हुआ और 7 अरब रूबल वैचारिक संघर्ष या शीत युद्ध में अपव्यय की तरफ गया। तो इन सारी आर्थिक मजबूरियों के चलते सोवियत संघ अब शीत युद्ध को निरंतर बनाए रखने में समर्थ नहीं था। तीसरा जो बिंदु है वो है सोवियत संघ का बिखराव। 1991 के वर्ष में सोवियत संघ में बहुत उथल पुथल होती रही। 9 अगस्त 91 को सोवियत संघ में तख्ता पलट हो गया। मिखाइल गोर्बाचोव की लोकप्रियता को जबरदस्त धक्का लगा और येलित्सिन जो हैं वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। इस जो सोवियत संघ की गिरती प्रतिष्ठा से उसके साथी जो संघ के साथी देश थे, उनमें उनको भी ये भय लगने लगा कि अब सोवियत संघ लंबे समय नहीं चल पाएगा, तो उससे अलग हो जाना ही बेहतर है। तो धीरे धीरे जो उसके पूर्वी यूरोप के जो साथी थे, उन्होंने सोवियत संघ से अलग होने का निर्णय ले लिया। और जैसे जैसे ये सोवियत संघ से अलग होते गए, सोवियत संघ की शक्ति निरंतर घटती चली गई और सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो विश्व की सबसे शक्तिशाली पार्टी मानी जाती थी, वह भी अब राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण रख पाने में अक्षम साबित हुई और इसी घटनाक्रम का ये नतीजा निकला कि एक भीमाकार सोवियत संघ जो है वो 15 छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। चौथा जो बिंदु हम ले सकते हैं वो है साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था। वैचारिक मतभेद था। जो सोवियत संघ है उसमें उसके जो साथी थे, उन्होंने साम्यवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया था। वहाँ पर बाजार अर्थव्यवस्था की जगह बंद अर्थव्यवस्था का प्रचलन हम कह सकते हैं। परंतु इस कम्युनिस्ट मॉडल के विपरीत जो पश्चिम की लोकतंत्र और पश्चिम की जो आज बाजार अर्थव्यवस्था थी, उसकी हवा ने सोवियत संघ के पूर्वी यूरोप के देशों में लहर उत्पन्न कर दी और ये सभी राष्ट्र अपने देशों में निर्वाचित सरकार और लोगों को मताधिकार देने की बात करने लगे और सोवियत संघ से इनकी अपेक्षा होने लगी कि वो अब किसी के नियंत्रण में रहना नहीं चाहते। इसके साथ साथ केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के स्थान पर विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था में खुलेपन का पक्ष इन राष्ट्रों ने लिया, जो अब सोवियत संघ के साथ रह कर के चलाना मुमकिन नहीं था। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये राष्ट्र सोवियत संघ से पहले अलग होते हैं
और यहाँ पर स्वतंत्रता, लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था की बहार आ जाती है और इस तरह से शीत युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये 4 विशिष्ट कारण हम इसमें लेके चलते हैं। अब इस शीत युद्ध के समाप्त हो जाने का विश्व राजनीति पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। जैसे हम जानते हैं कि शीत युद्ध का जो अवसान काल है वो 1985 से 1991 है, जब कुछ ऐसी समस्याएं पैदा हुई जिनका हल जो है वो अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलजुल करके खोजा है। जैसे ईरान इराक युद्ध की समाप्ति 1988, अफगान समस्या का समाधान 1988, नामीबिया की स्वतंत्रता 1988, कुवैत को मुक्त कराना 1991। ये सारे काम दोनों महाशक्तियों ने मिलकर के किए और संयुक्त राष्ट्र संघ की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब खाड़ी संकट आया उस समय राष्ट्रपति गोर्बाचोव और जॉर्ज बुश ने मिलकर बहुत सहमति से कार्य किया और पश्चिम एशिया शांति वार्ता का माहौल तैयार करने में सोवियत संघ ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। महाशक्तियों के बीच में INF संधि पर हस्ताक्षर हुए और ये संधि जो है वो टकराव को रोकने वाली, सहयोग को बढ़ाने वाली, संदेह को विश्वास में बदलने वाली एक प्रक्रिया थी। सोवियत संघ को आर्थिक संकट से उबारने के लिए पश्चिमी देश आगे आए और G7 देशों के लंदन सम्मेलन में सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने भाग लिया। सोवियत संघ की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक का उसे मेंबर बनाया गया। शीत युद्ध के अंत के साथ ही सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हमें नज़र आता है, जैसा अपन ने कारणों में चर्चा की कि सोवियत संघ का बिखराव और शीत युद्ध का अवसान, शीत युद्ध का अवसान और सोवियत संघ का बिखराव ये पर्याय बन गए। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत ने अपने अंतिम अधिवेशन में सोवियत संघ को समाप्त किए जाने का घोषणा पत्र पारित कर दिया और स्वयं के भंग होने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही 70 वर्ष पुराने सोवियत संघ का अंत हो गया। गोर्बाचोव ने तथाकथित परमाणु बटन या ब्रीफ केस रूसी नेता बोरिस येल्त्सिन को सौंप दिए। विश्व के अनेक नेताओं ने गोर्बाचोव की ऐतिहासिक दृष्टि और अपने देश में उदारवादी और लोकतांत्रिक नीतियां अपनाने के वास्ते काफ़ी सराहना की। गोर्बाचोव द्वारा सत्ता का अंतिम हस्तांतरण जिस शांतिपूर्ण ढंग से किया गया उसकी समूचे विश्व ने प्रशंसा की, विशेषकर एक ऐसे देश में जहां अतीत में सत्ता हस्तांतरण राजनीतिक दांवपेचों या सशस्त्र सेनाओं के माध्यम से हुआ हो। वर्तमान और भावी इतिहासकार ये कलमबद्ध करेंगे कि मिखाइल गोर्बाचोव ने एक जटिल व्यवस्था में न केवल लोकतांत्रिक सुधार किए बल्कि वे अपने देश में लोकतंत्र के उद्देश्य के लिए राजनीतिक शहीद भी हो गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्री गोर्बाचोव को पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र का मसीहा, जर्मनी के एकीकरण का नायक स्वीकार किया जाता है। उन्होंने शिखर वार्ताओं, संवाद द्वारा राष्ट्रों के बीच दूरियों को पाट कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को तनाव रहित बनाने का प्रयास किया। उन्हें शीत युद्ध की समाप्ति और परमाणु शस्त्रों को समाप्त करने के उपाय शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। विश्व राजनीति में हितों के संतुलन ने भय के संतुलन का स्थान ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य मुद्दे सुरक्षा और विचारधारा की बजाय व्यापार और पूंजी निवेश बन गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि शीत युद्ध के समाप्त होने से जो तात्कालिक प्रभाव सोवियत संघ पर पड़ा, सोवियत संघ का अवसान हो गया। सोवियत संघ के जो साथी देश थे पूर्वी यूरोप के, उन्होंने व्यापार को, खुले व्यापार को, पूंजी निवेश को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को और बाजार अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर लिया। अब चूंकि सोवियत संघ समाप्त हो गया तो विश्व में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका ही रह गई और इसे हम कह सकते हैं एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, जिसमें अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति के रूप में हमें दिखाई देता है। तो इस एक ध्रुवीय शक्ति होने का एक दुष्प्रभाव ये हुआ कि अमेरिका ने खुलेआम लोकतंत्र, मानवाधिकार और आतंकवाद के नाम पर विश्व के अलग अलग देशों में हस्तक्षेप करने शुरू किए, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था में सीधा हस्तक्षेप
माना जाता है और उसकी संप्रभुता का उल्लंघन माना जाता है। अमेरिका की इस दादागिरी को रोकने के लिए कुछ संगठन बने, क्षेत्रीय संगठन, जिसमें एक प्रमुख संगठन है ब्रिक्स। B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China and S for South Africa। इन 5 देशों ने मिलकर के अमेरिका की एक ध्रुवीय नीतियों को रोकने के लिए, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उसे संयमित व्यवहार करवाने के लिए इन 5 देशों ने मिलकर के इस संगठन का निर्माण किया, ताकि अमेरिका की खुली चुनौती को स्वीकार भी किया जा सके और उस पर एक संतुलन भी बनाया जा सके।